हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। आज हम ऐतिहासिक व्याख्या का जो आदर्शवादी दृष्टिकोण है उसकी चर्चा करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि आदर्शवाद है वो ऐतिहासिक व्याख्या की एक प्राचीन विचारधारा है। आदर्शवाद या जिसको आइडियलिज्म कहा जाता है, आइडिया प्लस इज्म से मिलकर बना है और जिसका तात्पर्य है विचारवाद। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आइडियलिज्म है वो पाश्चात्य दर्शन की एक सबसे पुरानी विचारधारा है और ये जो विचारधारा है वो वस्तु की अपेक्षा है विचारों को या हम कहें भावों को या आदर्शों को महत्व देती है। और इस विचारधारा के अनुसार मानव और उसके व्यक्तित्व के विकास में आध्यात्मिक मूल्यों का एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और ये आदर्शवादी विचारधारा है वो संसार को ईश्वर द्वारा निर्मित है वो मानती है। तो आदर्शवाद वह सिद्धांत है जो अंतिम सत्य है वो आध्यात्मिकता को मानता है। तो वैसे तो आप जानते हैं कि आदर्शवाद का जो की विचारधारा है वो सुकरात, प्लेटो, देकार्ते या बर्कले उसके विचारों में मिलती है। और एक तरह से आदर्शवादी दृष्टिकोण का जो सूत्रपात है वो जर्मनी के अंदर है, वो हमें कांट की रचनाओं में हमें देखने को मिलती है। लेकिन इस आदर्शवादी विचारधारा की जो चरम परिणति है वो हमें हीगल के विचारों में मिलती है। जर्मनी के जो हीगल है उसके विचारों के अंदर है वो मिलती है। और ये विचारधारा है वो हमें इंग्लैंड के अंदर भी दिखाई देती है। तो आदर्शवादी जो दृष्टिकोण है जिसको प्रत्ययवादी दृष्टिकोण है वो भी कहा जाता है। और इस विचारधारा का प्रमुख सिद्धांत है कि संसार ईश्वर के द्वारा निर्मित है। और ये जो विचारधारा है वो एक तरह से हम कहें कि समस्त जो ब्रह्मांड है उसको एक तरह से दो भागों में विभाजित करती है, एक परा और एक अपरा। तो हम कहें कि जो परा का मतलब अलौकिक जगत और अपरा का मतलब लौकिक जगत, अर्थात संसार को इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर है वो दो जगत की है वो कल्पना कर, इसमें दो जगत की कल्पना है मानी जाता है, दो जगत की कल्पना है उसको स्वीकार किया जाता है। और इन दोनों जगतों के अंदर है वो आध्यात्मिक जगत है उसको सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो एक तरह से जो आध्यात्मिकता है अर्थात जो 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 परा जगत है वो एक तरह से श्रेष्ठ है। और एक तरह से इस विचारधारा में ये माना जाता है कि मनुष्य जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है वो ईश्वर को प्राप्त करना है। तो इस विचारधारा के अनुसार है वो जो शरीर है वो एक तरह से नश्वर होता है, वो नष्ट हो जाता है, लेकिन विचार हैं वो हमेशा जीवित रहते हैं, एक तरह से शाश्वत है। अर्थात ये जो विचारधारा है वो एक तरह से है विचारों को महत्व देती है। तो आइडियलिस्टिक है उन लोगों का मानना था कि जैसे इन लोगों का मानना था कि सोसाइटी का जन्म है वो किस तरह से हुआ। तो एक तरह से जो जो हिगल है वो द्वंद्वात्मक जो जो द्वंद्वात्मकता का जो सिद्धांत है वो सामाजिक विकास का या सोसाइटी के विकास में है या राज्य के की उत्पत्ति के अंदर है, वो एक तरह से डायलेक्टिक मेथड है, द्वंद्वात्मकता है, उसके सिद्धांत को है वो स्वीकार करता है कि द्वंद्वात्मकता के द्वारा है वो एक प्रकार से वो राज्य की है वो उत्पत्ति है वो भी। तो जैसे हम इसमें जो आइडियलिज्म है वो आइडियलिज्म का मानना है कि सबसे पहले है वो व्यक्ति के मस्तिष्क के अंदर है वो आइडिया आया और आइडिया है उसके बाद में आइडिया से ही है वो एक तरह से भौतिक चीज़ों का है की उत्पत्ति हुई। तो आइडिया को प्रमुख महत्व देता है, आइडिया के बाद है वो मैटर बनता है। जबकि इसकी विपरीत जो विचारधारा मार्क्स की विचारधारा है उसका मानना है कि सबसे पहले मैटर आया और मैटर के बाद में है वो उसको किस तरह से वो परिष्कृत किया जाए उसके विषय में आइडिया आया। तो जहाँ मार्क्स है वो एक तरह से आइडियलिज्म की एक तरह से विरुद्ध है वो हमें प्रतीत होता है। तो मार्क्स की जो विचारधारा है वो एक तरह से हिगल की जो विचारधारा है उससे बिल्कुल है वो एक अलग प्रतीत होती है। तो आदर्शवादी जो परंपरा है एक तरह से एक प्राचीन परंपरा मानी जाती है जो और जैसा आप जानते हैं कि प्राचीन यूनान के अंदर है
इसका जन्म हुआ और यूनान से प्रारंभ होकर ये मध्यकाल से गुजरती हुई आधुनिक युग के अंदर प्रवेश करती है। जहाँ तक प्लेटो है, अरस्तु की रचनाओं में हमें विभिन्न आदर्शवादी विचारधाराएँ वो हमें मिलती हैं। और ये जो प्लेटो और अरस्तु है, इन दोनों की विचारधारा में है वो व्यक्ति के नैतिक विकास के अंदर है, वो दोनों ही हैं, वो राज्य और समाज को वो उपयोगी मानते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मध्यकाल में धर्म का प्रभाव था, लेकिन आधुनिक काल में जब रेनेसा होता है तो रेनेसा के काल में है वो टॉमस मूर है, रूसो है, उन्होंने है एक प्रकार से आदर्शवादी विचारधारा का अनुसरण किया। और एक प्रकार से रूसो के बाद में तो जो जर्मनी है वो एक तरह से आदर्शवाद का एक सेंटर बन जाता है, जहाँ हम काम्टे की बात करते हैं, फिक्टे की बात करते हैं, हीगल है, उसने एक प्रकार से जैसे मैंने बताया कि आदर्शवादी चिंतन है वो प्रस्तुत किया। और आदर्शवादी विचारक ग्रीन है, ब्रडले है, ने भी एक तरह से आदर्शवादी चिंतन प्रस्तुत किया। तो आदर्शवादी चिंतन है वो के अनुसार है वो एक तो इतिहास के प्रवाह में एक क्रमिक विकास होता है, और इतिहास का जो ये क्रमिक विकास है वो आदर्शवादी विचारधारा के अनुसार द्वंद्वात्मकता है, डायलेक्टिकल मेथड्स के द्वारा वो होता है। और एक तरह से इतिहास आत्मा से आत्मा तक की एक आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा है। वो आइडियलिज्म की विचारधारा वाले मानते हैं कि इतिहास का जो विकास है वो आत्मा से आत्मा तक है, एक तरह से आध्यात्मिक रूप में है वो हुआ। तो इतिहास दर्शन में इतिहास का एक तरह से आइडियलिज्म एक विवेकपूर्ण विचार है, और विश्व इस विचारधारा के अनुसार जो विश्व का शासन है वो बुद्धि करती है, और इसलिए विश्व का इतिहास एक तरह से हम कहें कि एक बुद्धि संगत प्रक्रिया है, बुद्धि संगत है, एक रेशनल प्रोसेस है। और इसमें जो हम कहें कि बुद्धि का विकास एक तरह से है क्रमिक रूप में है, वो होता हुआ हमें दिखाई देता है, जिसमें हम वाद प्रतिवाद और संवाद के रूप के अंदर है वो किसी भी सोसाइटी है या उसका विकास हमें दिखाई देता है। तो डायलेक्टिकल मेथड या जो आइडियलिज्म के अनुसार है वो इतिहास वो आध्यात्मिक सत्ता के मूल रूप से संलग्न है। आध्यात्मिकता का तत्व वही उसकी एक तरह से सिद्धांत है वो मानी जाती है। तो एक तरह से डायलेक्टिकल मेथड है या आइडियलिज्म की बात करें तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि मानव इतिहास स्वतंत्रता की बोध का इतिहास है, और स्वतंत्रता का जो बोध है वो आध्यात्मिक नीति और विश्व की परिवर्तन का एक तरह से चरम साध्य और प्रयोजन हम कह सकते हैं। तो डायलेक्टिकल मेथड के इस जो आइडियलिज्म है उसके अंदर है वो राज्य को एक नैतिक संस्था के रूप के अंदर वो स्वीकार किया गया, और एक तरह से इस आदर्शवादी दृष्टिकोण के अनुसार इतिहास की जो व्याख्या है वो विश्व की दार्शनिक व्याख्या पर आधारित है। और ये जो आदर्शवादी दृष्टिकोण है वो बुद्धिवाद, विज्ञानवाद और आदर्शवाद के रूप में एक विशेष दार्शनिक दृष्टिकोण है उसको अपनाता है। और इस दृष्टिकोण की मान्यता है कि कोई भी इतिहासकार बिना किसी विशेष दर्शन का अनुसरण किए जो मानव जीवन और इतिहास की व्याख्या नहीं कर सकता, और प्रत्येक इतिहासकार अपने युग के दर्शन से है वो प्रभावित होता है। और यहाँ तक कि अधिकांश इतिहासकार अपने युग की जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से है वो भी वो तटस्थ है, वो नहीं रह सकते। तो इस डायलेक्टिकल इसमें जो आदर्शवादी जो एक तरह से जो इतिहास की जो व्याख्या आदर्शवादी व्याख्या है उसके अनुसार जो ऐतिहासिक प्रक्रिया की ये विशेषता है कि ऐतिहासिक प्रक्रिया एक तरह से विकासात्मक है, और इस विकास को समझने के लिए आवश्यक है कि मानवीय विचारों द्वारा निभाई गई जो भूमिका है उसको समझा जाए। और इतिहास एक विचाराश्रित विकास है और एक दंडात्मक आदर्शवाद है, इसको कहा जाता है। तो आदर्शवादी दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषता है वो आधुनिक युग के जो 3 प्रमुख इतिहासकार हैं, जिसमें डिल्थे की बात करें या क्रोचे की बात करें या कोलिंगवुड की बात करें, उनके विचारों के अंदर है वो आदर्शवादी विचारधारा है वो हमें दिखाई देती है। जहाँ तक डिल्थे का विचार है, वो डिल्थे का ये मानना है कि इतिहास द्वारा मानव को समझने का जो सूत्र है वो प्राप्त होता है। जहाँ विज्ञान के द्वारा हम प्रकृति को समझते हैं, वहीं इतिहास के द्वारा है वो मानव को समझा जा सकता है। और डिल्थे कहता है कि जो ज्ञान प्राप्ति के 2 साधन हैं,
जो प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए विज्ञान की आवश्यकता होती है और मानव संबंधी ज्ञान प्राप्त करने के लिए इतिहास की आवश्यकता होती है। और प्रत्येक युग का निर्माण है वो जो पिछले युग है उसके ऊपर होता है। और इसलिए जो वर्तमान है वो पास्ट से है वो संबंधित होता है। और दिल्थे का मानना था कि ऐतिहासिक जो विश्व है वो मस्तिष्क से प्रभावित और मस्तिष्क से निर्मित है वो विश्व है। मतलब विश्वात्मा में विश्वास करता है और इसकी रचना एक तरह से मस्तिष्क से होती है और बाद में इसका अस्तित्व है वो बन जाता है। तो मनुष्य के मस्तिष्क की उपज होने पर भी ये निर्वैयक्तिक सत्ताएं अपने में और अपने साथ रहने वाले मनुष्यों को प्रभावित करती हैं। मनुष्य मस्तिष्क से प्रभावित विश्व में रहता है। दिल्थे का मानना है कि मनुष्य है वो मस्तिष्क से प्रभावित विश्व में रहता है, इसलिए इस विश्व को समझना इतिहास का कार्य है। तो इतिहास एक प्रकार से आत्म प्रकाशमान है वो दिल्थे मानता है। तो दिल्थे एक प्रकार से आदर्शवादी विचारधारा है, उसका समर्थक माना जाता है। इसी प्रकार जो क्रोचे है वो क्रोचे भी ऐतिहासिक जो ज्ञान है वो मनुष्य की ज्ञान का एक तरह से सर्वश्रेष्ठ रूप है वो मानता है ऐतिहासिक ज्ञान को। और एक तरह से क्रोचे का मानना है कि मनुष्य प्रकृति के परिमंडल में की अपेक्षा अपने परिमंडल को अधिक गहराई से समझ सकता है। तो जो क्रोचे है उसका मानना था कि इतिहास अतीत नहीं है अपितु वो वर्तमान है। और क्योंकि जो इतिहासकार है वो हमेशा अतीत को वो अपनी दृष्टि से देखता है और उसी रूप में देखता है जिसमें वह निमित्त हुआ है। तो अतीत का निर्माण इतिहासकार के मस्तिष्क में होता है। तो इस तरह से इतिहास है वो क्रोचे वो इतिहास की एक तरह से इतिहास को समकालीन मानता है, क्योंकि वो इतिहासकार जिस युग में रहता है उसके अनुसार ही वो अतीत की घटनाओं की व्याख्या करता है। तो इसलिए क्रोचे कहता है कि प्रत्येक इतिहास है वो समसामयिक होता है। इसी प्रकार से जो कोलिंगवुड है वो इतिहास को एक अद्वितीय प्रकार का ज्ञान है, एक विशेष प्रकार का ज्ञान है वो मानता है। और उसका मानना है कि मानव के संपूर्ण ज्ञान का जो स्रोत है वो इतिहास है। और कॉलिंगवुड के कथनानुसार संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास मानता है। तो इतिहास को उन्होंने विचारों का इतिहास माना और मनुष्य के कार्य विचारपूर्ण होते हैं और इतिहासकार ऐतिहासिक अभिनेता के विचारों की पुनरावृत्ति करके है अतीत का पुनर्निर्माण करता है। तो एक तरह से कॉलिंगवुड है वो इतिहास को एक तरह से जो वैज्ञानिक विचारधारा है के प्रयोग को एक तरह से अवांछनीय वो मानता है। तो इस प्रकार ये तीन जो इतिहासकार दिल्थे है, क्रोचे है और कोलिंगवुड है वो एक प्रकार से वो इतिहास की है वो एक आदर्शवादी व्याख्या है वो प्रस्तुत करते हैं। तो एक तरह से हिगल है वो आदर्शवाद को एक विकसित रूप में पहुंचाने का जो काम है वो हिगल ने किया। और एक तरह से हिगल ये कहता है कि राज्य है वो एक तरह से एक सर्वोच्च रूप है, एक तरह से सर्वोच्च रूप, एक तरह से राज्य को वो ईश्वर के समान है वो मानता है। और एक तरह से राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है के रूप के अंदर है वो भी एक तरह से वो स्वीकार करता है। तो इस तरह से क्या है कि जो सोसाइटी की उत्पत्ति है वो आदर्शवाद के अनुसार वाद, प्रतिवाद और संवाद के द्वारा हुई। जैसे द्वंद्वात्मक हिगल का द्वंद्वात्मकवाद है उसके अंदर कहा कि जिस तरह से जो परिवार है वो एक परिवार के अंदर विभिन्न लोग हैं वो अपने हितों के लिए वो काम करते हैं। और जैसे जैसे परिवार की संख्या है, परिवार के अंदर सदस्यों की संख्या बढ़ जाती है और जैसे जैसे उनकी आवश्यकताएं बढ़ती रहती हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर है उनमें जो आपस के अंदर है वो थोड़ा सा द्वंद्व है वो पैदा हो जाता है। और एक तरह से किस प्रकार जो परिवार है वो समाज का निर्माण करता है, एक कबीले का निर्माण करता है। और कबीले के लोगों के अंदर भी आपसी हित होते हैं, लेकिन आपसी हित वो टकराते हैं। और इसके पश्चात है वाद प्रतिवाद के पश्चात है वो संवाद अर्थात राज्य की उत्पत्ति होती है। और राज्य एक स्वच्छ रूप है और इसमें सबके है वो कॉमन इंटरेस्ट है वो होते हैं। और राज्य की पालना है वो सभी को वो करनी चाहिए। तो इस तरह से एक राज्य को एक स्वच्छ रूप माना जाता है। और जैसे वाद को परिवार और प्रतिवाद को जो एक तरह से हम नागरिक समाज हम कह सकते हैं, संवाद को हम राज्य कह सकते हैं। तो वाद प्रतिवाद के द्वारा है वो एक सिंथेसिस है या संवाद है के द्वारा है वो एक तरह से राज्य का निर्माण होता है। तो इस तरह से राज्य के अंदर है वो हमें एक तरह से हिगल है वो सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करता है, अर्थात कुछ नियंत्रित स्वतंत्रता की बात करता है। और राज्य में रह कर की है
वो व्यक्ति है वो स्वतंत्रता को है वो प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार जो आइडियलिज्म है वो एक प्रकार से इस बात को व्याख्यात करता है कि है वो समाज कैसा होना चाहिए, राज्य कैसा होना चाहिए, किस तरह से एक तरह से धनात्मकता के द्वारा है वो किस प्रकार है वो राज्य या समाज है, राज्य है उसका निर्माण है वो होता है। तो एक तरह से जो आइडियलिज्म है वो एक तरह से अतीतजीवी विचारधारा है उसको मान सकते हैं। और एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि एक तरह से आदर्शवाद है उस वो अपने अतीत के अंदर ही है वो अपनी समस्या का है वो समाधान है वो खोजने की कोशिश करता है और कल्पना और भावुकता है उसको एक प्रकार से है वो एक तरह से महत्व देता है। तो जो 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 आदर्शवाद है वो एक प्रकार से एक विश्वात्मकता की अवधारणा है वो होती है और इसमें एक तरह से हम कह सकते हैं कि तर्क वितर्क का सहारा लिया जाता है और एक तरह से हम कह सकते हैं कि तर्क वितर्क के द्वारा ही है या वाद विवाद के द्वारा ही है वो सत्य तक है वो पहुंच सकते हैं। और इसमें जो जैसे कि मैंने बताया कि वाद बीइंग, नॉन बीइंग और बिकमिंग की स्थिति है वो किस प्रकार नॉन बीइंग के मध्य जो संघर्ष होता है उसके द्वारा है वो बिकमिंग की स्थिति है तक पहुंचा जा सकता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो राज्य का विकास है जिसमें थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस की जो बात है वो एक तरह से हीगल है वो बड़ी अच्छी तरह से समझाता है कि किस प्रकार है वो ये विकास है वो चलता है। तो एक तरह से सामाजिक विकास है उसमें जो वाद प्रतिवाद और संवाद है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और उसके द्वारा ही है एक प्रकार से है वो ये ऐतिहासिक विकास है उसको समझा जा सकता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि आदर्शवादी जो विचारधारा है वो उसके अंदर एक तरह से जो विचारों की जो प्रधानता है वो हमें देखने को मिलती है। और हीगल ने इस बात को समझाने का प्रयास किया कि व्यक्ति और समाज के अंदर के हितों के अंदर है कोई टकराव नहीं है और राज्य है वो व्यक्ति के हितों की एक सोच संस्था है या नैतिक मूल्यों की सोचता है वो राज्य के अंदर ही निहित है। ये व्यक्ति की स्वतंत्रता है वो राज्य में ही है और व्यक्ति का सर्वांगीण विकास है वो राज्य के अंदर ही हो सकता है। तो इस तरह से एक तरह से हम कह सकते हैं कि हीगल है वो मानता है कि पूरे ब्रह्मांड का सबसे जो मूल तत्व है वो आइडिया ही है और एक तरह से जो इस ब्रह्मांड की जो मूल विचारधारा है वो एक तरह से जो मूलाधार है वो हमें एक तरह से हीगल है वो कहता है कि विचार ही हैं और उस विचार के द्वारा विचार को समझ कर के है इस ब्रह्मांड को है वो समझा जा सकता है क्योंकि विचार ही है एक तरह से इटर्नल है, बाकी चीज़ें हैं वो एक नाशवान है। तो किस प्रकार से हीगल ये कहता है कि किस तरह से जो विचार है या चेतना है वो किस तरह से विकसित होती रहती है और किस प्रकार जो कंकर है वो शंकर बन जाता है। तो वैचारिक विकास की जो प्रकाष्ठा है वो हमें इतिहास में हमें देखने को मिलती है। तो किस प्रकार पत्थर के अंदर भी जैसे अचानक वो चेतना का संचार हो जाता है और क्योंकि चेतना है वो शुरू के अंदर है वो सुषुप्त अवस्था में होती है और एक तरह से वो चेतना है वो अपने विकसित रूप में वो एक प्रकार से रहना चाहती है। तो चेतना का जो जो स्वरूप है वो एक तरह से है वो राज्य है के रूप के अंदर है वो परिभाषित है वो एक तरह से जो आदर्शवादी दृष्टिकोण में हमें देखने को मिलती है। तो एक तरह से आदर्शवादी जो चिंतन है उसका प्रारंभ तो प्लेटो के दर्शन में देखने को मिलता है, लेकिन प्लेटो का जो आदर्शवाद है या चिंतन की जो प्रक्रिया है उसमें विचार के जो विलोम है के रूप के अंदर है एक विचार आता है और एक तरह से एक विपरीत विचार है वो हमें देखने को मिलता है। अर्थात जो विचारों की जो गति है वो एक रेखीय क्रम में होती है, जबकि हीगल का जो द्वंद्वात्मकता है उसमें जो एक तरह से जो चेतना है वो एक डायलिटिकल रूप के अंदर वो होती है हमें देखने को मिलती है, वाद प्रतिवाद के रूप के अंदर वो हमें देखने को मिलती है, क्योंकि एक तरह से जिगजैग रूप के अंदर है वो हमें विकास हमें देखने को मिलता है। तो दोनों के अंदर जो द्वंद्व है वो एक प्रकार से है वो एक नई चेतना है उसको है वो जन्म है वो देती है। तो एक तरह से हीगल ये भी कहता है या इसमें आइडियलिज्म के अंदर है वो ये भी बात देखने को मिलती है कि इसमें
जो 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 ब्रह्मांड के अंदर जितने भी जीव हैं उसमें सबसे सर्वोच्च जीव है वो मनुष्य को माना गया है। और एक तरह से जो राज्य है वो चेतना का जो की एक सर्वोत्कृष्ट अभिव्यक्ति है वो मानी जाती है। तो इस प्रकार जैसे हम कह सकते हैं कि जो डायलेक्टिकल जो मेथड है या जो आदर्शवादी जो दृष्टिकोण है, उस आदर्शवादी दृष्टिकोण के द्वारा है वो हम इतिहास की है वो व्याख्या है वो कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।